Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 22 June of 2020 and it's a Monday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. Our first news is, आज की जो हम पहली न्यूज़ देखेंगे वो है आर्म्ड फोर्सेस गिवन फ्री हैंड टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन एट LAC कि जो इंडियन आर्मी है उनको फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं अपने वे में, जिस वे में वो हैंडल करना चाहें। ऐसा इस न्यूज़ में दिया गया है, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। राजनाथ सिंह होल्ड्स मीटिंग विद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड 3 सर्विस चीफ्स कि राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और 2 और सर्विस चीफ्स को के साथ मीटिंग की है और उसमें ऐसा उन्होंने कहा है। इसने इसमें लिखा है द आर्म फोर्स आर सेड टू हैव गिवन अ फ्री हैंड टू एक्सेस द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड along the line of actual control and take appropriate action as required in case of any escalation from the other side। क्या कहते हैं इसमें कहा गया है कि आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और अपने वे में हैंडल कर सकते हैं, जो उन्हें अच्छा सही लगे वो कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है। क्या कहते हैं इस तरह के एक्सकलेशन जो वो लोग आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं हम लोग को, क्या कहते हैं इंडियन ट्रूप्स के ऊपर, और क्या कहते हैं तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है जिस वे में वो लोग लेना चाहें इंडियन आर्मी। तो इसमें यही कहा गया है। जैसे इस वक्त जो मिस्टर सिंह है, मिस्टर राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो मॉस्को गए हैं, जो क्या कहते हैं क्योंकि इस साल हमारी 75th क्या कहते हैं एनिवर्सरी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, इसलिए वो मॉस्को गए हुए। तो इसलिए उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की और क्या कहते हैं सर्विस चीफ्स और क्या कहते हैं उनसे बात की गई इस सिचुएशन के बारे में। द IFS हैज़ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इस फ्रंट लाइन फाइटर्स इंक्लूडिंग Su-30 MKIs and MiG-29 UPG and its latest acquisition the AH-64E Apache heavy attack helicopter। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने भी कई फाइटर प्लेन और क्या कहते हैं कई फाइटर हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतार दिए हैं कहते हैं LAC के पास, जिससे कोई अटैक हो, अगर हवाई अटैक भी हो तो हम लोग उसका हैंडल कर सकें। आप बताइए अपाचे किस कंट्री से लिया है इंडिया ने, किस कंट्री से लिया है इंडिया ने? आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। CH-47 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर टू हैव बीन डिप्लॉयड इन दिस रीजन। ये चिनूक भी बताइए कि किस कंट्री से इंडिया ने लिया है। ये दो क्या कहते हैं अपाचे और चिनूक बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि किस कंट्री से इंडिया ने लिया है। क्या कहते हैं नेवी को भी सतर्क किया गया है कि वो लोग भी क्या कहते हैं देखें और क्या कहते हैं इंडियन ओशन रीजन में क्या कहते हैं सतर्क रहें, रेड अलर्ट पे रहें कि कोई एक्शन उधर से लिया जाए, अगर वाटर साइड से भी तो ओशन साइड से भी, तो क्या कहते हैं उसका भी हम लोग जवाब दे सकें, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। चलिए LAC के बारे में आज फिर देख लेते हैं। तो अटैक चल रहा है LAC का, तो आज फिर हम लोग LAC देख सकते हैं। कहते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, questionr247 टाइप करिए और कहते हैं क्वेश्चन आ जाएगा और इस लोगों के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए इन नोट्स के लिए। LAC क्या कहते हैं काफ़ी बड़ा है। चलिए पहले देख लेते हैं नाकुला सेक्टर। ये हमने कल हर रोज़ हम बात करते हैं, मैक्सिमम डे हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि नाकुला सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है और ये सिक्किम में पड़ता है, लगभग 5000 ऊंचाई पे है और बहुत ही ऊंची कोटि में है। इट इज़ लोकेटेड इन ऑफ अहेड ऑफ मुगुथंग। ये मुगुथंग के आगे जाने पड़ता है, जो तीसरा रिवर का क्या कहते हैं सोर्स है, उसके आगे जाने पड़ता है। सिक्किम में 2 और पासेस हैं, नाथुला पास और जलेपला पास। पेंगोंग टिसू लेक, ये पेंगोंग टिसू लेक के बारे में भी जान लेते हैं। ये पेंगोंग टिसू लेक 135 किलोमीटर लंबी है और क्या कहते हैं इसका 45 किलोमीटर जो है वो इंडिया के अंदर आता है और 90 किलोमीटर चाइनीज़ कंट्रोल में है। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है और क्या कहते हैं ये तेथिस जोन्स लाइन के द्वारा बनी थी, ऐसा इसमें कहा जाता है। और क्या कहते हैं ये चुशुल जब जाने पर ये पड़ती है रास्ते में। इंडिया चाइना बॉर्डर देख लेते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर की बाउंड्री लगभग 3500 किलोमीटर है, 3488 लॉन्ग बाउंड्री है और क्या कहते हैं ये मैकमोहन लाइन कहलाती है। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे इसे रखा गया था। 1913 में भी क्या कहते हैं अटैक हुए थे। क्या कहते हैं इंडिया चाइना की कंडीशन उतनी सही नहीं थी उस वक्त, तिब्बत उन लोग के पास ले लिया था उन्होंने। फिर 1957 में अक्साई चीन को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया और फिर 1962 वॉर के बाद इधर LAC बना दी गई, जहाँ पे ये गलवान वैली है, हॉट स्प्रिंग्स है, ये सब है। यहाँ पे LAC बना दी गई जिससे कोई उनकी तरफ से मिलिट्री कहते हैं ना कर सके कि मिलिट्री मूवमेंट हो जाए तो और कब्जे वाले वो लोग, तो ऐसा ना हो पाए। तो LAC बना दी गई और कई एग्रीमेंट पास कर दिए गए जिससे कोई एक्शन ना ले जा सके।
इस इशू को भी रिजॉल्व करने की कई बार कोशिश की गई है। जैसे 1976 में बातें चालू हुई, फिर 8 राउंड की टॉक हुई, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो 1987 में बातें ख़त्म हो गई। फिर 1988 में भी राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे, वो गए थे चाइना। उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बात की, लेकिन उसका भी कोई मदद नहीं मिली इस इशू को रिजॉल्व करने में। फिर 1993 में हुआ एग्रीमेंट पास, 1996 में हुआ, फिर 2003 में बातें हुई, 2009 में 70 राउंड की टॉक हुई, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर अभी एनएसए के अजीत डोभाल को इन तरह की बातें करने के लिए अपॉइंट किया गया है। इंडिया चाइना टॉक के बारे में बात करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। यूएस टॉकिंग टू इंडिया एंड चाइना ट्रम्प। क्या कहते हैं, ट्रम्प ने कहा है कि वो इंडिया और चाइना दोनों से बात कर रहा है, और क्या कहते हैं कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए वो दोनों कंट्री की मदद करेगा और चाहेगा कि ये इशू जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। ऐसा अकॉर्डिंग टू यूएस इंटेलिजेंस सोर्सेज, मोर देन 35 चाइनीज सोल्जर्स वर ऑल्सो किल्ड ड्यूरिंग द स्क्रिमिश। कि इसमें कहा जाए, इसमें लिखा है इस न्यूज़ में कि कहते हैं यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि 35 से ज़्यादा क्या कहते हैं मरे थे चाइनीज़ ट्रूप भी, लेकिन उन चाइना की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि उनके कितने ट्रूप्स मरे हैं और कितने लोग चाइनीज़ सोल्जर्स मरे। ऐसा कोई उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये क्यों किया है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। अब देखते हैं अगली न्यूज़। बीजेपी परसुइंग पैचअप विद एनपीपी टू सिक्योर गवर्नमेंट इन मणिपुर। आपने देखा होगा कि मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट गिरने वाली है, क्योंकि एनपीपी ने अपना सपोर्ट हटा लिया है उनकी तरफ से, और बीजेपी अब माइनॉरिटी में आ गई। इसलिए क्या कहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट मणिपुर से हट सकती है। इसमें ये लिखा है कि द एनपीपी विच हैड 4 MLAs इन द बीजेपी लेड कोलिशन गवर्नमेंट pulled out on June 17 along with 5 other legislators including 3 of the BJP। क्या कहते हैं, इसमें बताया गया कि जो एनपीपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने 5 उनके 4 MLA थे जो बीजेपी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बना रखे थे, लेकिन उन लोगों ने अब अपना सपोर्ट हटा लिया है। और 5 और लोग थे, उनमें से 3 क्या कहते हैं बीजेपी MLA थे, उन्होंने क्या कहते हैं रिज़ाइन कर दिया बीजेपी से, और क्या कहते हैं गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट हटा लिया है। और 2 निर्दलीय थे, तो उन्होंने भी क्या कहते हैं सपोर्ट हटा लिया है, इसलिए माइनॉरिटी में आ गई है। और क्या कहते हैं इसलिए क्या कहते हैं गवर्नमेंट गिरने के चांसेस हो गए हैं मणिपुर में। चलिए ये इसमें आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में देख लेते हैं। हमने कल या परसों बात की थी, चलिए फिर से देख लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ 2017 में 19 लॉ मेकर क्या कहते हैं मीट किए थे गवर्नर सी विद्यासागर राव को, और गिव रिमाइंडर एक्सप्रेसिंग लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन पलानीस्वामी रिक्वेस्टेड हिम टू अपॉइंट अ न्यू चीफ मिनिस्टर। वो लोग मिले थे 2017 में, 19 लॉ मेकर्स कहते हैं ये मिले थे गवर्नर को, और कहा था कि उनका कॉन्फिडेंस पलानीस्वामी से हट गया है और वो एक नए चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करें, ऐसा उन्होंने कहा था। द स्पीकर देन नोटिस टू लॉ मेकर आस्क्ड देम व्हाई दे शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तब स्पीकर ने उनसे पूछा था, उन MP से MLA से, कि ऐसा वो लोग क्यों ना करें कि उन्हें हटा दें, उन लोगों को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए इसके लिए। Subsequently, one of the legislators, STK Jayakant, switched over to the Palaniswamy side and the others were disqualified। कि उनमें से 19 में से फिर एक जो लेजिस्लेटर MLA था, वो क्या कहते हैं वापस पलानीस्वामी की तरफ चला गया था, और बाकी जितने थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। चलिए देख लेते हैं, यही होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, इस तरह इफेक्ट में आता है। इस तरह ये होता है कि ये डिस्क्वालीफाई कर देता है MLA को कहते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। चलिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, ये कहते हैं 10th शेड्यूल में आया था, 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इस लाया गया था, और ये कहते हैं इसको 52nd अमेंडमेंट में 1985 में इसे लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को। द ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन आर मेंशन अंडर आर्टिकल्स 1022 एंड 91(2). अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डीम्ड टू हैव डिफेक्टेड, क्या कहते हैं ये दोनों जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, MPs होते हैं, और जो MLA, दोनों लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। When the elected member voluntarily gives up his membership of a political party if he votes or abstains from voting such house country, क्या कहते हैं कि वही कि कोई मेंबर नॉमिनेटेड हुआ, नॉन मेंबर्स ऑफ कुड चूज टू जॉइन अ पार्टी विद इन 6 months। क्या कहते हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं 6 महीने के अंदर, ऐसा इसमें होता है।
एक्सेप्शंस अंडर द लॉ, एक्सेप्शन क्या होते हैं? एनी पर्सन इलेक्टेड एज अ स्पीकर चेयरमैन कुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रिजॉइन द पार्टी विच डिमिटेड दैट पोस्ट। कि कोई भी पर्सन अगर वो स्पीकर बनता है या चेयरमैन बनता है तो वो कहते हैं पार्टी छोड़ सकता है, और कहते हैं जब उसका टेन्योर ख़त्म हो जाए तो फिर से वापस पार्टी ज्वाइन कर सकता है उसी पोस्ट में। तो ये कहते हैं इस लॉ के अंदर नहीं आता है, तो इस लॉ के अंदर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। अ पार्टी कुड बी मर्ज इनटू अनदर इफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ पार्टी लेजर वोटेड फॉर द मर्जर। एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ तभी मर्ज हो पाएगी अगर 2/3 कहते हैं जो एमएलए होंगे या एमपी होंगे वो कहते साथ दें, पार्टी लेजिस्लेटर जो होंगे वो कहते साथ दें, तभी वैसा हो पाएगा। द लॉ इनिशियली परमिटेड स्प्लिटिंग ऑफ पार्टी बट हैज़ नाउ बीन आउटलॉड। कि पहले स्प्लिटिंग ऑफ पार्टी भी होता था लेकिन अब इसे आउटलॉ कर दिया गया है। डिसीजन ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कहते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफिसर होते हैं उनका भी अब कहते हैं जो डिसीजन होता है उसको भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 1992 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये भी अब आने लगा है, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अब देखते हैं अगली न्यूज़। सूट फाइल्ड इन पुणे कोर्ट सीकिंग टू ब्रिंग पीएम केयर्स फंड अंडर आरटीआई। आपने देखा होगा कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई के अंदर नहीं आता है, उस पर कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकता है पीएम केयर्स फंड में कि कहाँ पैसा गया, क्योंकि पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है। क्या कहते हैं आरटीआई उन्हीं चीज़ों पे हो सकता है जो पब्लिक अथॉरिटी होते हैं, उन्हीं के ऊपर सिर्फ आरटीआई लग सकता है, और पीएम केयर्स फंड आरटीआई नहीं लग सकता क्योंकि वो एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। उस पर कोई नहीं क्वेश्चन कर सकता कि वो क्या कहते हैं उसका पैसा कैसे यूज़ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता, कोई स्टेटमेंट नहीं मांग सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। चलिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है। चलिए आरटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। पीएम केयर्स फंड के पहले बात कर लेते हैं, फिर आरटीआई के बारे में बात करेंगे। पीएम केयर्स फंड, ये फ़ंड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक के लिए है, लेकिन ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है क्योंकि इसका कोई मांग नहीं सकता कि क्या है। ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पर है और इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके अदर मेंबर्स हैं डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। द फंड इनेबल्स माइक्रो डोनेशन। क्या कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं छोटे छोटे डोनेशन जो लोग करते हैं उससे बड़ा डोनेशन लिखता है और लोगों के लिए काम कर सकते हैं। The fund will strengthen disaster management capacities and encourage research on protecting citizens। कहते हैं ये मदद करता है जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो काम होते हैं उनके लिए, और क्या कहते हैं लोगों की मदद करने के लिए मेनली बनाया गया है। कंट्रीब्यूशन टू पीएम केयर्स फंड विल क्वालिफाई CSR एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं ये क्वालिफाई करेगा CSR एक्सपेंडिचर के लिए, सिर्फ क्वालिफाई करेगा ये। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ क्वालिफाइड दैट contribution by companies toward PM fund will count towards mandatory corporate social responsibility expenditure। कि कहते हैं जो कंपनी उन्हें क्या कहते हैं डोनेट करेंगी उसमें, तो क्या कहते हैं वो CSR एक्सपेंडिचर के लिए काम आएगा। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज विद अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ अंडर टर्नओवर नेट आर रिक्वेस्टेड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज फॉर द ऑन से। क्या कहते हैं इसमें कहा गया है कि जो कंपनियां होती हैं 500 करोड़ से कम जिनका होता है नेटवर्थ, या क्या कहते हैं 1000 करोड़ से ज़्यादा उनका टर्नओवर होता है, या 5 करोड़ प्रॉफिट आता है, तो उनको अपना 2% CSR एक्टिविटीज़ के लिए देना पड़ता है हर साल, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए आरटीआई के बारे में देख लेते हैं। आरटीआई में अमेंडमेंट हुआ है 2019 में। हैज़ रिसीव्ड द प्रेसिडेंट एसेंट डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ड्यू टू सर्टेन कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजंस इन द अमेंडमेंट एक्ट। कई क्या कहते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल क्या कहते हैं प्रोविजंस थे, तब भी इसे पास कर दिया गया था अमेंडमेंट को, ऐसा इसमें बताया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉज इन अ कंट्री। ये काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी पे वर्क करता है, ये आप याद रखिएगा। इट इज़ द लॉ दैट गिव्स एन ऑर्डिनरी सिटीजन द राइट टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। ये कहते हैं एक नॉर्मल इंसान को भी प्राइड कहते हैं ताकत देता है कि वो गवर्नमेंट से पूछ सकता है जो भी पूछना चाहे। इट डिक्टेट्स दैट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ टाइमली रिस्पॉन्स टू द सिटीजन्स हु सीक इट। कहते हैं गवर्नमेंट को कहते हैं बताता है कि कहते हैं सिटीजन भी टाइम टू टाइम कहते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि
काम क्यों हुआ और इस पर इतना खर्च हुआ या कैसे हुआ, ये पूछा जा सकता है गवर्नमेंट से। तो इसके लिए गवर्नमेंट को हमेशा तैयार रहना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस हैड टेकन द इनिशिएटिव टू इंश्योर दैट द पोर्टल इज प्रोवाइडेड फॉर द सिटीजन्स सो दैट दे कैन सर्च एंड ऑब्टेन ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली। क्या कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंदर क्या इनिशिएटिव है कि वो पूछ सकते हैं किसी भी कोई भी सिटीजन पूछ सकता है कि क्या कहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है तेज़ी से तेज़ी और जल्दी से जल्दी। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स नियरली 60 लाख एप्लीकेंट्स वर फाइल्ड एवरी ईयर। लगभग 60 लाख एप्लीकेशन हर साल फाइल होती हैं आरटीआई एक्ट से। इट वॉज यूज बाय बोथ द सिटीजन एंड द मीडिया। ये क्या कहते हैं, नॉर्मल क्या है, सिटीजन भी इसे यूज़ करता है और मीडिया भी यूज़ करती है। अंडर आरटीआई एक्ट 2005 public authorities are required to make disclosure on various aspects of their structures and functioning। कि जो पब्लिक अथॉरिटी होती है उनको कहते हैं अपने स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में हमेशा तैयार रखना चाहिए अपनी स्टेटमेंट, क्योंकि कोई भी सिटीजन उन पर आरटीआई कर सकता है और पूछ सकता है कि उनकी फंक्शनिंग के बारे में पूछ सकता है और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है कि वो कैसे वर्क करते हैं या क्या क्या वर्क करते हैं। तो ऐसा उनसे पूछा जा सकता है, तो उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये आरटीआई एक्ट के अंदर आता है। चलिए आज का हम पहला एडिटोरियल देखते हैं। लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशंस, पीएम मोदी's remarks on the border clash are symptomatic of the government's poor messaging। इसमें बताया गया इस पूरे एडिटोरियल में यही है कि जो पीएम मोदी का कमेंट था, क्या कहते हैं कि there had neither been any intrusion by China nor was any intruder present expectedly caused a political storm। क्या कहते हैं, इसमें वही है पूरा कि जो पीएम मोदी ने कहा था कि कोई भी चाइना का ट्रूप या चाइना शोल्डर हमारी तरफ नहीं है, हमारी इंडियन टेरिटरी में नहीं है, तो उसी पर पॉलिटिकल घमासान चालू हो गया है। कहते हैं लोग अपोजिशन पार्टी वाले उन पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक दिन पहले ही ऐसा आया था कि कहते हैं कि आर्मी चीफ के द्वारा कि चाइना ट्रूप ने हमारे उसमें गलवान वैली को क्या कहते हैं वहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप खड़े हो गए हैं, स्टैंड ऑफ हो गया और कई सोल्जर मारे गए हैं। तो और उसके अगले दिन ही पीएम मोदी का कमेंट आ गया कि ऐसा कुछ, वो कहते हैं कि चाइना के ट्रूप हमारी टेरिटरी में नहीं है, वो अपनी जगह पे है, ऐसा कमेंट आ गया। तो उसी पे अपोजिशन पार्टी ने उन पर क्वेश्चन कर लिया। इस पूरे एडिटोरियल में यही है, कहते हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये भी सही बात है कि हर बात कहते हैं सिटीजन्स को बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट बताएगी कुछ भी कहते हैं तो क्या कहते हैं वो मीडिया के द्वारा बताएगी और मीडिया तो पूरा फैलाएगा, तो ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है, क्योंकि हमारे बाकी कंट्री लोगों को भी जान सकते हैं कि हमारा क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्यों किस तरह हम लोग हैंडल कर रहे हैं इसे, तो उस तरह भी जान सकते हैं। तो हमें हर डिटेल बताना ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट को, हम लोगों को। इसमें यही पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई। और इसमें यह भी कहा गया कि द साइलेंस वाज आल्सो ट्रिगर्ड अनसिमिलरली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड ब्लेम गेम एट अ टाइम व्हेन इंडिया इज कन्फ्रंटिंग पॉसिबिलिटी इज बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज सिंस कारगिल। इसमें यह भी है कि जो साइलेंस था गवर्नमेंट का, उसने क्या कहते हैं काफ़ी बड़ा घमासान चालू कर दिया पॉलिटिकल, और ब्लेम गेम भी चालू हो गया है कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने पहले कुछ नहीं किया था तो अब हमारे टाइम तो उन्होंने बस इतना ही किया है। तो ऐसा ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी इशू हो गया है, क्योंकि ऐसा कारगिल के बाद पहली बार हुआ है कि इतने लोग क्या कहते हैं इतना बड़ा इशू बन चुका है इंडिया चाइना का। इंडिया चाइना पॉलिसी में भी अप्रोचिंग एज सिग्निफिकेंट एज इन्वेक्शन एज 1988 विच मार्क द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज आफ्टर 1962। 1962 के बाद नॉर्मल हो गया था सब कुछ, लेकिन तब भी उन्होंने क्या कहते एक्शन लिया है ऐसा, तो काफ़ी देखने लायक है। क्योंकि हम लोग इंडिया के लोग हमेशा, इंडिया गवर्नमेंट हमेशा सोचते कि पाकिस्तान से ही हमें सिर्फ डर है, और पाकिस्तान से डर नहीं, पाकिस्तान के साथ ही हमारा इशू है और पाकिस्तान के साथ ही हमारा इशू रिजॉल्व करना है। वो कभी चाइना को तरफ नहीं देख रही थी, चाइना को अपना दोस्त मान रही थी, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अपना एक्शन ले लिया और क्या कहते हैं काफ़ी तेज़ लिया, जिसके कारण हमें दिक्कतें हो रही हैं। द राज्यसभा इज लूजिंग इट्स शीन एज एन ऑथोरिटेड फोरम फॉर स्कॉलरली डिबेट। ये दूसरा एडिटोरियल है राज्यसभा इलेक्शन पे, जो कहते हैं अभी राज्यसभा इलेक्शन हुए, उसमें अब
बीजेपी पार्टी के 86 मेंबर हो गए राज्यसभा में, जो क्या कहते हैं 19 सीटों का इलेक्शन हुआ, उसके बाद बीजेपी के पास 86 मेंबर हो गए। टोटल 61 वैकेंसीज थी, जिसमें 42 वर फिल्ड अनअपोज अर्लियर, और जिसमें से 42 बिना अपोज के कहते उन्हें भर दिया गया। फिर 19 में इलेक्शन हुआ, 19 सीटों पर इलेक्शन, जिसमें से बीजेपी ने 8 जीते और कांग्रेस ने 4, और कहते अब कांग्रेस के हो गए हैं 41 और कहते बीजेपी के 86 हो गए। इसमें यही बात की गई है, ये कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को जरूर याद कर सकते हैं। द हाउस ऑफ द एल्डर्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्सॉल्टेड फोरम ऑफ स्कॉलरशिप एंड स्टेटमैनशिप। ये आप राज्यसभा में लिख सकते हैं, कभी राज्यसभा के बारे में आपको कुछ लिखना हो तो ये स्टेटमेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक, कहीं आप लिख सकते हैं और याद तरह से कर सकते हैं। इस एडिटोरियल में ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट जिनके पास क्या कहते हैं राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होती है, तो वो हर बिल को मनी बिल की तरह कर लेते हैं और उसे पास करा सकते हैं, पास करा देते हैं। इस तरह के बाईपास, उसको बाईपास कर देते हैं राज्यसभा को, ऐसा किया जाता है। चलिए देख लेते हैं राज्यसभा इलेक्शन के बारे में। राज्यसभा इलेक्शन, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 233 अपॉइंट किए जाते हैं कहते हैं स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, और कहते हैं 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक ऐसे होते हैं, इसमें क्या कहते हैं इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटर वोट करते हैं और उन्हें इलेक्ट किया जाता है, उनके मेंबर को, राज्यसभा मेंबर्स को। और इसमें क्या कहते हैं वैसा ही होता है कि पहले मेंबर्स का देखे जाते हैं वोट, अगर वो उसकी चांस होती है विनिंग की तो नहीं, अगर वो नहीं मेजॉरिटी पा रहा होता है तो उसके वोट्स को अगले मेंबर सेकंड पोजीशन वाले को दे दिए जाते हैं। इस तरह वोटिंग चलती है। और क्या कहते हैं राज्यसभा मेंबर्स 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, इनके टेन्योर 6 साल का होता है, और हर 2 साल में इसका 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर कर जाते हैं, ऐसा इसमें होता है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। India's continuing two-front conundrum. The mistake in 1962 is instructive today, an obsession about Pakistan and a degree of complacency about China. इस पूरे एडिटोरियल में इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में बात किया गया है कि किस तरह बाकी जो जितने भी पीएम रहे हैं या हैं, सब ने क्या क्या एक्शन लिया इस तरह के इंडिया चाइना इशू के ऊपर, इसमें पूरी यही बात की गई है। सिंस 1959 when इंडिया चाइना रिलेशन sharply deteriorate, इंडिया हैज़ नोन टू इट्स टू जियोपॉलिटिकल एडवर्सरी कंसर्निंग चाइना एंड पाकिस्तान। 1959 के बाद इंडिया चाइना रिलेशन में ऐसा हो गया कि इंडिया को पता चल गया कि उसके 2 ही जियोपॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं, चाइना और पाकिस्तान, जिनसे उन्हें दिक्कत हो सकती है। और इंडियन आर्मी को पता चल गया कि कहते हैं 2 फ्रंट वॉर है, या दोनों के साथ हमारा वॉर हो सकते हैं, ऐसा कंडीशन हो गई। फिर 1962 में कई एक्शन लिए गए, कई ट्रीटी की गई इन इशू को रिजॉल्व करने के लिए चाइना के साथ। फिर 1971 पाकिस्तान के साथ। फिर 1971 में कहते इंदिरा गांधी ने कई एक्शन लिए, वो कहते पाकिस्तान और चाइना के साथ कहते ट्रीटी साइन की गई, जिससे कहते कोई एक्शन ना हो और कोई वॉर ना हो पाए, तो इसके लिए। फिर अभी भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने जिनपिंग के साथ कई मीटिंगें की, जैसे वुहान में की 2018 में, फिर तमिलनाडु में ममल्लपुरम में की 2019 में। इस तरह कई मीटिंगें हुई इनकी पॉलिसी सुधारने के लिए, और क्या कहते हैं इंडिया चाइना पॉलिसी सुधारने, रिलेशन सुधारने के लिए, और इस तरह के वॉर ना हो इस तरह के लिए। लेकिन ऐसा हुआ तो वही काफ़ी सोचने की बात है। इसमें यह भी लिखा है कि इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड फ्रेंडनेस विदाउट रेसिप्रोसिटी एंड फर्मनेस विदाउट फोर्स। इसमें वही बात की गई कि 1950 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, इतने लोग मरे हैं और क्या कहते हैं चांसेस और लोगों के मरने के हैं। पूरा एडिटोरियल है, आप पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा इशू दिया गया है इंडिया चाइना का। एनजीटी फाइन ऑन कर्नाटका ओवर पॉल्यूशन इन लेक। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ इम्पोज एन इंटरिम पेनल्टी ऑफ 10 लाख कि एनजीटी ने 10 लाख का पेनल्टी फ़ाइन किया है कहते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि पॉल्यूशन था किति गंगा हाली लेक पर, जो कहते हैं बोमासंद्रा बेंगलुरु में पड़ती है, कर्नाटका में बेंगलुरु के पास पड़ती है कहते एक जगह, वहाँ पे ये बोमासंद्रा जो एक जगह है बेंगलुरु के पास,
वहाँ पे कीर्ति गंगा लेक में पॉल्यूशन था और काफ़ी पॉल्यूटेड थी, इसीलिए 10 लाख का पेनल्टी लगी कर्नाटका गवर्नमेंट के ऊपर। इसमें यही बात की गई है। एनजीटी के बारे में आप देख लेते हैं। रोक के आप एनजीटी के बारे में बताइए कि एनजीटी किस एक्ट के द्वारा लाया गया है। एनजीटी ये क्या कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा लाया गया है 2010। ये क्या कहते हैं, एक स्पेशल कोर्ट होती है इन्वायरमेंटल कोर्ट, जो डिसीजन लेती है इन्वायरमेंटल के जो प्रोटेक्शन के लिए और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। इसके पास पावर होती है कि वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे डिसीजन दे सके और क्या कहते हैं उन पर क्या कहते हैं लोग क्या कहते हैं द ट्रिब्यूनल्स गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये कई नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स हैं, उनके अंदर ये वर्क करती है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और कई जुडिशियल मेंबर्स, कई एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। इनका टर्म 5 साल का होता है और इसमें एक बार अपॉइंटमेंट के बाद दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं होता, री अपॉइंटमेंट नहीं होता है। इसके चेयरपर्सन क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करती है, कंसल्ट करती है और दोनों के बात होने के बाद इसके चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है। इसमें इसके जो सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है इसके जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए। इसमें लगभग 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर हो सकते हैं। इसके पास हर डिसीजन के लिए होता है, हर सिविल केसेस के लिए ये वर्क करती है जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, और ये अपना एक्शन ले सकती है हर उस इशू में जो क्या कहते हैं पॉल्यूशन को डैमेज कर रहा हो। और क्या कहते हैं ये एनजीटी डील्स विद सिविल केसेस अंडर 7 लॉज। ये कहते हैं ये सिविल केसेस 7 लॉ के अंदर वर्क करती है। ये हैं द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, the Forest Conservation Act 1980, the Air Prevention Act of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, the Public Liability Insurance Act 1991 और the Biological Diversity Act 2002। इन 7 लॉ के अंदर ये अपने सिविल केस को हैंडल करती है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली टू डेली न्यूज़ अपडेट्स मिल सके और क्या कहते हैं नोट्स मिल सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट।